नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 17वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है सामान्य ज्ञान, जिसे आप लोग जीके के नाम से भी जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रहने वाली है, जिसे आप लोग NEP 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विशेष तौर से इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, केवल आप लोगों का जो ये ना प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम के अलावा आप लोग जब CGTET का एग्जाम दिलाओगे ना 2026 फरवरी 2026 में जब एक एग्जाम भी दिलाओगे ना, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, सबसे पहला तो आप लोग का जो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो। और शिक्षक होने के नाते जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग जो परिवर्तन आते रहते हैं ना, जो अलग अलग संशोधन आते रहते हैं, किस प्रकार से नई परिवर्तन आते हैं और शिक्षा नीति में, तो उन सारी जो परिवर्तन है ना उसको समझना एक जो शिक्षक है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो एग्जामिनर है ना वो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में कितना ज़्यादा अवेयर है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज का ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना उसके बारे में समझाऊँ ना, तो समय समय पर हमारे भारत देश में जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से परिवर्तन लाते हैं। मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए ना ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें लाया गया। इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि 10+2+3 का जो कॉन्सेप्ट है वो चलता था, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति 2020 का है ना उसमें आप लोगों को पता होगा कि 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है। ठीक है, जो 10+2+3 का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म कर दिया गया है पूरी तरह से, और उसके अलावा त्रिभाषा सूत्र को भी लाया गया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ना हम लोग विस्तार पूर्वक इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और बीच में स्किप आप बिल्कुल भी मत कीजिए, मतलब बीच में छोड़ करके भागने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज का क्लास। और इसमें ना हम सबसे पहला ना जो टॉपिक है ना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ना, तो उसका सबसे पहला हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी पढ़ करके फिर हम MCQ लगाएंगे। मैं थ्योरी आप लोगों को इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और आप लोगों के लिए कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। ठीक है, इसमें से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आप लोगों के लिए आया जा सकता है। तो जितना मैंने समझा है इस NEP 2020 के बारे में, उन सारी चीज़ों को आप लोगों को ना सरल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो ध्यानपूर्वक इसको आप लोग सुनिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, और ये जो थ्योरी है ना उसको पढ़ने के बाद ना हम लोग ना MCQ भी करेंगे। तो आप लोग ना मेरा आंसर देने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छी तरीके से बैठ सके। इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप भी इसका आंसर दो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग ना सबसे पहला इसका जो थ्योरी है ना उसको पढ़ते हुए चलते हैं। इससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं आप लोगों का प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से आप लोगों का जो क्लास लेकर आऊँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को मिले। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और एक बात आप लोगों से कि जो मैं इसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो डाटा बताऊंगा ना उसको आप लोगों को याद रखना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ, और जो जो मैं डाटा बताऊंगा स्पेसिफिक ना उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम से पहले कम से कम एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग को इस प्रकार की जब भी प्रश्न पूछे ना तो आप लोगों को आसानी पूर्वक बन जाए। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप कुछ कुछ जो डाटा आप लोगों को बताऊंगा ना उसे आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए फटाक से हम लोग इसका जो थ्योरी है उसको पढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में ये जो दिया है टॉपिक में उसको। ठीक है, तो चलिए इसके जो थ्योरी को उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी समय की मांग और ज़रूरत के हिसाब से देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए लाई गई है। शिक्षा नीति में बदलाव 34 वर्ष बाद हुआ है। इससे पहले सन 1968 और सन 1986 के बाद ये तीसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। तो कितनी बार बदलाव हुआ है टोटल? तो 3 बार बदलाव हुआ है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। पहला जो बदलाव है वो 1968 में हुआ है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 1968 में एक बार आया था। दूसरे बार 1986 में आया था, ये बात आप लोग को याद रखना है। और तीसरा बार 2020 में आया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। नई शिक्षा नीति का मौजूदा इसरो
प्रमुख रह चुके डॉक्टर कस्तूरी रंजन। ये जो कस्तूरी रंगन लिखा है ना, वो कस्तूरी रंजन है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में तैयार किया गया। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में ये जो एनईपी 2020 है उसे तैयार किया गया। तो एनईपी जो है ना वो कस्तूरी रंजन मतलब डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ये जो नई शिक्षा नीति उसे तैयार किया गया। ये जो नाम है उसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने पर इसे लागू कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों मांग प्रस्तुत करना है। इस नीति के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज शिक्षा नीति तक बदलाव किया गया है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला आप लोग जान लो कि ये जो एनईपी 2020 है मतलब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है ना, उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम को क्या कर दिया गया, तो शिक्षा मंत्रालय ये नाम बदल दिया गया। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिला गया है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं ध्यानपूर्वक हम लोग, ठीक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए सारे बदलाव एक बार में नहीं बल्कि एक के बाद एक करके अलग अलग चरणों में लागू किया जाएगा। इस नीति का मकसद शिक्षा के प्रारूप में बदलाव करके भारत को विकास की राह पर चलाकर वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2030 तक 100% लाने का टारगेट रखा गया है। मतलब जो नई शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है ना, इसके तहत जो सकल नामांकन है ना, मतलब जो बच्चों का नामांकन है, जो बच्चों का स्कूल में एडमिशन है ना, 2030 तक की 100% उसमें नामांकन होना चाहिए। मतलब आसपास के एरिया में जितने भी स्कूल है उस एरिया के आसपास के जो बच्चे हैं ना, सभी बच्चे का इस स्कूल में नामांकन होना चाहिए। ये टारगेट रखा गया है 2030 तक की। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी 6% हिस्से का सार्वजनिक व्यय भी इस शिक्षा नीति के तहत किया गया है। इसे केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से किया जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि पहले ना भारत के जो शिक्षा के जो क्षेत्र है ना उसमें 6% से कम उस पर व्यय किया जाता था, मतलब खर्च किया जाता था। लेकिन अब 6% से अधिक हिस्सा जो रहेगा ना उस पर खर्च किया जाने का जो प्रावधान है वो रखा गया है, ठीक है, जो शिक्षा के क्षेत्र में है वो। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, चलिए ध्यानपूर्वक हम लोग ना पढ़ते हुए चलते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब 5+3+3+4 पैटर्न अपनाया गया है। अलग अलग चरणों में इससे लागू किया जाएगा। इसके कुल चरण 4 होंगे। ये पुरानी प्रक्रिया 10+2 के आधार से अलग है। नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT द्वारा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अब से शिक्षा में रटने की बजाय कॉन्सेप्ट समझने पर जोर दिया जाएगा। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, इसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने की कोशिश रहेगी। कुल मिलाकर सारा ध्यान छात्रों के सर्वांगीण विकास पर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या ये जो प्रॉपर जो टॉपिक है ना उसमें क्या महत्वपूर्ण है आप लोगों को मैं बता दूं। सबसे पहला जीडीपी का जो भारत का जीडीपी है ना उसमें 6% जो शिक्षा के क्षेत्र में वो खर्च किया जाएगा। ये बात आप लोग को याद रखना है। सबसे पहला जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, जिसे एनईपी 2020 कहा जाता है, उसमें जो पद्धति अपनाया गया वो 5+3+3+4 का जो पैटर्न है ना वो अपनाया गया है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा जो पुराना जो पद्धति था वो आप लोग को पता होगा 10+2 होगा, ठीक है। मतलब 10+2+3 पद्धति है ना उसे हटा दिया गया है। उसके बाद जो था ना वो 5+3+3+4 का जो पैटर्न है वो अपनाया गया है। ये मैं आप लोगों को बार बार बताने का मतलब ये है कि ये जो पैटर्न है आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि एनईपी 2020 के अनुसार जो शिक्षा में कौन सी जो पैटर्न है उसको अपनाया गया है। तो अलग अलग आप लोग को ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा। तो ये वाला जो है ना आप लोगों को याद रखना, ये जो पैटर्न दिया है वो 5+3+3+4
5+3+3+4 का जो पैटर्न है उसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और जो नई शिक्षा नीति में ना जो आप लोग का जो सिलेबस तैयार किया जाएगा, मतलब नया बुक पूरी तरह से जो तैयार किया जाएगा ना, जो अपडेटेड रहेगा वो NCERT के द्वारा किया जाएगा, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो NCERT है ना, वो नया जो पाठ्यक्रम है उसकी रूपरेखा को तैयार करेगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और कुल मिलाकर इसमें बोला गया है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर ये जो बुक है वो तैयार किया जाएगा। ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, उसका भी कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। और पहले जैसा वो शिक्षक केंद्रित नहीं रहेगा, बाल केंद्रित रहेगा आपका जो शिक्षा प्रणाली होगा वो। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, बच्चों को ध्यान में रख करना जो रूपरेखा है, जो शिक्षा का जो प्रणाली है उसे तैयार किया जा रहा है, ठीक है, 2020 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। इतना ज़्यादा आप लोगों को मैं ये जो थ्योरी ला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, आप लोग को याद करना है, समझ लीजिए इसको आप लोग, ठीक है। इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बारे में और थोड़े से जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 एक ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को और अधिक समग्र, लचीला और बहुविषयक बनाना। इसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था और यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। NEP 2020 5 स्तंभों पर आधारित है। तो कौन सा वो 5 स्तंभ है, ध्यानपूर्वक आप लोग इसको पेन और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही, ठीक है। तो ये जो पांचों जो स्तंभ है ना उसको आप लोग को याद रखना है। अगर ये पांचों स्तंभ को थोड़े से आप लोग को सरल तरीके से डिस्क्राइब करूँ ना, तो जो पहुंच का जो मतलब है वो बच्चे जहाँ पर रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर, तो हर प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर रहेगा जो बच्चों की पहुँच पर हो, ताकि आसानी से उनका जो नामांकन है वो किया जा सके, मतलब जो बच्चों का दाखिला है वो किया जा सके और सरलतापूर्वक उसको शिक्षा दिया जा सके। समानता का मतलब यह है कि सभी बच्चों को सभी धर्म, जाति, वंशानुक्रम, लिंग आदि के भेदभाव को न करते हुए समान प्रकार से शिक्षा दिया जाएगा। गुणवत्ता का मतलब ये होता है कि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाएगा। समर्थ मतलब बच्चों को समर्थ बनाने के लिए उसे समर्थपूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाएगा। और जवाबदेही बोलने का मतलब ये है कि शिक्षकों का और साथ ही साथ जो एजुकेशन सिस्टम है उसका जवाबदेही होगा, जो शिक्षा प्रणाली है उसके लिए, कि हर बच्चा को उचित उसका विकास हो सके, उसका सर्वांगीण विकास हो सके, चाहे वो शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जो चहुमुखी जो विकास है बालकों का ना, वो सारा चीज़ हो सके। और इसका जवाबदेही जो होएगा वो स्कूल होगा और शिक्षा प्रणाली होगा और वहाँ के जो शिक्षक होंगे वो इसके जवाबदेही होंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। नीति का उद्देश्य शिक्षा को भारतीय लोकाचार का प्रतिनिधि और भारत के जरूरतों के लिए उपयुक्त बनाकर भविष्य की चुनौती का सामना करने के लिए छात्रों को तैयार करना। इसका उद्देश्य सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना भी है। NEP 2020 के निम्नलिखित परिणाम हैं, ठीक है। तो इसके जो परिणाम है उसको भी हम लोग सबसे पहला ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा ये जो प्रॉपर जो आप लोग का जो टॉपिक है ना उसमें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो NEP है ना वो 29 जुलाई 2020 को, कब, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पेश किया गया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और NEP के मुख्यतः 5 स्तंभ है, ये पांचों स्तंभ को आप लोगों को याद रखना है। पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही, पांचों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना नेक्स्ट जो दिया है ना उसको पढ़ते हुए चलते हैं, इसके परिणाम को, ठीक है। चलिए इसको जो परिणाम फर्स्ट है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। 2030 तक माध्यमिक शिक्षा में ECCE को सार्वभौमिक बनाना। दूसरा को पढ़िए, 2025 तक मूलभूत शिक्षा और संख्यात्मक कौशल हासिल करना। तीसरा को पढ़िए, 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% GER सुनिश्चित करना, ठीक है। ये तीनों को आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट जो थ्योरी है चलिए उसको पढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। चलिए ध्यानपूर्वक इसको भी हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। भारत में शिक्षा से संबंधित प्रमुख समितियों और आयोगों का गठन। तो कौन कौन सा आयोग और समिति है ना इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं।
भारत में शिक्षा को लेकर होने वाले प्रयासों की कहानी का एक सिरा आज़ादी के पूर्व के ब्रिटिश हुकूमत वाले दिनों की तरफ जाता है तो दूसरा सिरा स्वतंत्रता मिलने के बाद की कहानी से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर नई शिक्षा आयोग का गठन किया गया, मगर जिस आयोग ने शिक्षा से जुड़ी मुद्दों पर समग्रता से विचार किया उसमें 14 जुलाई 1968 में बने कोठारी कमीशन का जिक्र किया जाता है। जैसे कि साल 1948-49 में बनी राधाकृष्णन कमीशन ने केवल उच्च शिक्षा पर विचार किया, वही मुदालियर कमीशन ने केवल माध्यमिक शिक्षा पर विचार किया। तो मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक जो 16वां था उसमें आप लोगों को ये जो आप लोग का जो मुदालियर कमीशन है उसके बारे में बताया था। उसके अलावा 1948 में राधाकृष्णन जो कमीशन है उसके बारे में भी जिक्र किया था, विस्तार पूर्वक मैंने आप लोग को इसके क्लास के बारे में इससे पहले बताया था। तो नहीं देखे होंगे ना, तो आप लोग ना क्लास क्रमांक 16वां जो है ना मेरा जो सामान्य ज्ञान का जो है ना, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो रहेगा ना वो बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि शिक्षा से जो संबंधित विभिन्न जो आप लोग का जो समिति और आयोग जो है ना, जो सबसे पहला आयोग है वो कोठारी कमीशन जो हम लोगों ने पढ़ा था 1964-66। उसके अलावा राधाकृष्णन जो कमीशन है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ा था 1948-49 वाला। ठीक है, तो उसको जाकर के आप लोग देख लीजिए और बहुत अच्छे से आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ना ये जो एनईपी जो 2020 वाली जो बात है ना उसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ना इसके थ्योरी को पूरा पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग ना इसका जो एमसीक्यू मतलब प्रश्न उत्तर है ना उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे और आप लोग भी पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को ये जो एनईपी 2020 है अर्थात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना उसको एक लाइन में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ ना, तो एनईपी 2020 का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाना। मतलब भारत की जो शिक्षा प्रणाली है ना उसमें विभिन्न प्रकार की अगर समस्या होती है ना तो उस समस्या का एनालिसिस करके उसे छात्र केंद्रित बनाना, रटंड पद्धति से मुक्त करना और विभिन्न प्रकार की कौशलों को विकास पर जोर देना उसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ताकि बच्चा जो है जो इस एनईपी 2020 से पढ़ करके ना एक अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए इसके जो प्रश्न है ना अब उसे स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग जितने भी प्रश्न है ना उसको पढ़िएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग ना एमसीक्यू को करना स्टार्ट करते हैं, तो ध्यानपूर्वक इसे पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, और आप लोगों के मन में इस प्रकार की नेगेटिव थॉट नहीं आनी चाहिए कि ये प्री डीएलएड 2024 में दिया गया है तो ये पूछा नहीं जाएगा। ऐसे आप लोगों का जो नेगेटिव थॉट है आप लोगों के माइंड में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आप लोगों को क्या मैं एक ही प्रश्न करा करके चले जाता हूँ क्या? अगर इसका प्रश्न बोल दूँ और इसका आंसर बता दूँ उसके बाद चला जाता हूँ क्या? आप लोगों को विस्तार पूर्वक नहीं बताता हूँ क्या इसका किस प्रकार से और दूसरे टाइप से घुमा करके प्रश्न बनाया जा सकता है? तो इसको पढ़ने का वजह ये होता है 2024 का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने का जो वजह ये होता है कि आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से इसे घुमा करके और प्रश्न बन सकता है और अलग टाइप से इसी में से किस प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको पैटर्न को पढ़ना है। ठीक है, मतलब किस प्रकार से अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो ऐसे निगेटिव थॉट आप लोगों के मन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के लिए विषय पाठ्यक्रम के विकल्पों में अधिक लचीलापन दिया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। तो आप लोगों को ये बताना है कि अलग अलग ये जो 1 2 3 करके जो थ्योरी दी है ना उन तीनों थ्योरी में कौन सा आप लोगों का सही है और कौन सा गलत है आप लोगों को ये बताना है। इसलिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है ये जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं। दूसरा, कला, मानविक और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं। तीसरा, व्यावसायिक और अकादमिक धारा के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं। ऑप्शन ए केवल एक कथन सही, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों कथन सही, ऑप्शन सी 1 2 और 3 सही कथन है या ऑप्शन डी 2 और 3 सही कथन है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? पहले आप दोबारा पढ़ लीजिए और इसका आंसर आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारा थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा सबसे पहला आप बताइए, फिर इसका विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला आप बताइए इसका क्या आंसर होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 सही कथन है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो आप लोग का जो तीनों स्टेटमेंट दिया है ना, वो तीनों के तीनों सही है। कैसे? तो सबसे पहला ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है ना, उसको अगर पढ़ोगे, उसमें एक शब्द दिया है आप लोगों का, ये जो अलगाव है वो, और ये जो अलगाव का जो मतलब होता है वो किसी चीज़ से अलग होना या पृथक होना कहलाता है, ठीक है। और नहीं है, इसका मतलब ये है कि अलगाव नहीं है, इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ से अलग नहीं है। मतलब जो इसमें टॉपिक दिया है ना कि पाठ्यक्रम और अतिरिक्त पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम, तो ये जो तीनों है ना वो अलग अलग नहीं है, ये बोला गया है, एक ही है, ये बोला गया है, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा ये जो थ्योरी है ना, इसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को बताता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको, ठीक है। पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं है। मतलब आप लोगों का जो सिलेबस होगा ना, जो पाठ्यक्रम होगा ना, उसमें और जो अतिरिक्त पाठ्यक्रम उसका जो सहायक पाठ्यक्रम होगा वो, और सह पाठ्यक्रम वो जो सहायक एक और जो होता है ना वो पाठ्यक्रम, मतलब तीनों आपस में मिला जुला हुआ है, ठीक है। किसी प्रकार से ये अलगाव नहीं है, जो अलग जो है ना वो नहीं है। तो ये आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है वो। सेकंड स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कला, मानविक और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कला, मानविक और जो विज्ञान है, जो तीनों जो आप लोग का जो टॉपिक है ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, किसी प्रकार से अलग नहीं है। तो ये भी आप लोग का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट को पढ़िए। व्यावसायिक और अकादमिक धारा के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं है। तो व्यावसायिक और जो अकादमिक जो धारा है ना, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किसी प्रकार से इसमें अंतर नहीं या अलग नहीं, एक दूसरे के 19-20 में है, ठीक है। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, जो तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न भी यही कहता है कि जो करेक्ट जो स्टेटमेंट है उसे चुनिए बोला है, मतलब सही विकल्प को चुनिए बोला है, और तीनों के तीनों ये जो स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, और ये ध्यान नहीं रखना है कि 2024 का है तो ये नहीं आएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। अलग अलग टाइप से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बढ़िया बन सके, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने अनुशंसा की है कि विद्यार्थियों के लिए खेल आधारित स्कूल तैयार मॉड्यूल बनाया जाएगा। किस कक्षा के लिए यह मॉड्यूल तैयार किया जाएगा? ऑप्शन ए कक्षा 6वीं, ऑप्शन बी कक्षा 8वीं, ऑप्शन सी कक्षा 1 या ऑप्शन डी कक्षा 3। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कक्षा 1 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बोला है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूं, स्कूल तैयारी जो मॉड्यूल है वो क्या होता है उसको मैं आप लोगों को सबसे पहला बता देता हूँ, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। स्कूल तैयारी मॉड्यूल एक कार्यक्रम है जो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, ठीक है। मतलब इसका जो उद्देश्य है वो बच्चों को स्कूल का माहौल में सहज बनाना, इसके अलावा बच्चों को सीखने की इच्छा को बढ़ावा देना, इसके अलावा बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, ठीक है। और ये जो स्कूल जो तैयारी मॉड्यूल है ना वो खेल खेलना, कहानियाँ पढ़ना, ड्राइंग बनाना, कविताएं करना, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ना तो बच्चों को सिखाना, और जो एक स्कूल का जो सहज माहौल होता है ना वो तैयार करना, ताकि उनको बार बार जो घर का जो याद आता है ना कि घर जाना है बोल करके, तो उस प्रकार की जो माहौल है उसको ना लाया जा सके, और घर का जो माहौल है वो स्कूल में ही उत्पन्न किया जा सके, ताकि बच्चों का जो रुचि है ना वो अच्छी तरीके से बन सके। तो ये जो स्कूल तैयारी जो मॉड्यूल है ना कक्षा 1 के लिए खेल आधारित बनाया गया था, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये जो है ये कार्यक्रम के तहत किया गया था, ठीक है, ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कक्षा 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने ना यह अनुशंसा भी किया था कि विद्यार्थी को खेल आधारित जो स्कूल मॉड्यूल है ना उसे बनाया जाएगा, ठीक है, ताकि बच्चों को बार बार घर की याद ना आए, स्कूल के बीच में वो घर जाने के लिए जिद्दी ना करे, तो इसलिए ये जो कार्यक्रम था वो लाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा नीति 2020 की नवीन पाठ्यचर्या संरचना 5+3+3+4 के अंतर्गत
प्री पैरेटरी स्टेज में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल है। आप लोगों को मतलब ये बताना है कि ये जो प्री पैरेटरी जो स्टेज है ना, उसमें कौन कौन सी कक्षाएं शामिल है, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए कक्षा 1 और 2, ऑप्शन बी कक्षा 3 और 5, ऑप्शन सी कक्षा 6 और 8, या ऑप्शन नंबर डी कक्षा 9 से 12। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। एनईपी 2020 में ये विशेष प्रकार से उल्लेख किया गया। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। फिर ना मैं आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कक्षा 3 से 5 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला मैं आप लोगों को ना ये जो प्री पैरेटरी जो स्टेज है ना, उसके बारे में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये जो प्री पैरेटरी जो स्टेज है उसे तैयारी स्तर भी कहा जाता है, ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा ये जो प्री पैरेटरी स्टेज है वो शिक्षा का वह चरण है जो 8 से लेकर के 11 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए ना कक्षा तीसरी से 5वीं की शिक्षा दी जाती है। मतलब 8 से 11 वर्ष का जो बालक रहता है उसको कक्षा तीसरी से 5वीं में शिक्षा जो बच्चा लेता है ना, इस स्तर पर बच्चों को औपचारिक शिक्षा दी जाती है। मतलब बुनियादी कौशल जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना और गणित में ना महारत हासिल करने के लिए उसे शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, कक्षा तीसरी से आप लोग का कक्षा 5वीं तक की। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगर ये जो प्री पैरेटरी जो स्टेज है उसके कुछ विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँ ना, तो इसमें बुनियादी कौशल का विकास किया जाता है। बुनियादी कौशल मतलब पढ़ना, लिखना, बोलना, गणित इत्यादि में ना महारत हासिल करने के लिए उन्हें जो शिक्षा ना वो दिया जाता है। साथ में खेल, खोज गतिविधि, इंटरकनेक्शन आदि पर आधारित रहता है उसका जो शिक्षा जो दिया जाता है उसमें। ठीक है, तो इतनी सारी बातें को आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न क्रमांक 3 भी क्या कहे, अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे ना तो शिक्षा नीति 2020 की नवीन पाठचर्या में देखो, जो शिक्षा नीति 2020 आया था ना उसमें नवीन पाठचर्या आया था, मतलब न्यू पैटर्न आया था। तो 5+3+3+ जो 4 है ना, उसमें प्री पैरेटरी जो स्टेज है ना वो ये वाला सेकंड वाला है, वो प्री पैरेटरी स्टेज है, कक्षा तीसरी से 5वीं। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, तो इसमें जो है ना बुनियादी शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा नीति 2020 की नवीन पाठचर्या संरचना 5+3+3+4 के अनुसार मूलभूत चरण में कौन कौन सी कक्षाएं आती है। ऑप्शन ए केवल कक्षा 1 और 2, ऑप्शन बी आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय बाल वाटिका, ऑप्शन सी आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय बाल वाटिका और द्विवर्षीय कक्षा 1 और 2, ऑप्शन डी आंगनबाड़ी से कक्षा 5वीं तक। तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइए, फिर ना मैं इसका आप लोगों को विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा। ठीक है, तो पहले आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय बाल वाटिका और द्विवर्षीय कक्षा 1 और 2 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 4 को पढ़ोगे तो आप लोगों का समझ में आएगा कि शिक्षा नीति 2020 की नवीन पाठ्यक्रम संरचना 5+3+3+4 के अनुसार मूलभूत चरण में कौन कौन सी कक्षाएं आती है। और ये जो आप लोग का जो एक शब्द आया है मूलभूत चरण जो पूछा है, वो जो ये जो 5 का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ये जो 5 का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप लोग का सबसे पहला आंगनवाड़ी आता है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय आता है, उसके अलावा बाल वाटिका आता है, उसके अलावा द्विवर्षीय जो कक्षा 1 और 2 जो है ना वो आता है। कैसे, तो सबसे पहला ये जो फर्स्ट है ना वो आप लोग का आंगनवाड़ी आ जाता है, सेकंड में जो है ना वो आप लोग का ये जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय ये आ जाता है, थर्ड में आप लोग का ये जो बाल वाटिका है वो आ जाता है, और फोर्थ में ये जो द्विवर्षीय जो कक्षा 1 है वो आएगा, और कक्षा 2 में ना 5 में जो रहेगा ना वो आ जाएगा। ठीक है, तब तक कि एक जो बच्चा है उसका जो एज है वो 6 जो ईयर है वो प्लस हो जाएगा। मतलब ये है कि एक जो बालक है ना उसको 3 वर्ष की उम्र में ना उसका जो विद्यालय है उसमें एडमिशन हो जाएगा। विद्यालय कहने का मतलब ये है जो आंगनबाड़ी में ना 3 साल के जो बच्चा रहेगा उसका एडमिशन हो जाएगा सबसे पहला। उसके अलावा जब 4 साल का जो रहेगा जो बालक ना तो वो पूर्व प्राथमिक विद्यालय में पहुंच जाएगा। 5 साल की उम्र में वो जो रहेगा ना वो बाल वाटिका में पहुंच जाएगा, और 6 साल की उम्र में जो बालक रहेगा ना वो कक्षा पहली में पहुंचेगा, और 7 वर्ष की जो उम्र रहेगा उसमें कक्षा दूसरी में पढ़ेगा। और हम लोग का जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी यही कहता है कि 6 वर्ष की उम्र के बाद ही बच्चों का एडमिशन होता है ना किसी भी स्कूल में। जो 3 वर्ष की उम्र है ना उस उम्र में बच्चे का एडमिशन कर लिया जाएगा, और ऐसे एडमिशन कराने का जो मुख्य उद्देश्य है ना बच्चे को जन्म से ही ना मतलब 3 वर्ष की उम्र से ही शिक्षा की ओर उसको लेकर के जाना, शिक्षा के लिए ना उसको अग्रसर करना, उसको आगे बढ़ाना, उसके विकास को आगे बढ़ाना, ताकि पढ़ाई में उसका मन लग सके है ना।
3 वर्ष की उम्र में बच्चे को आंगनवाड़ी में भेजा जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा ये जो 3 का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप लोगों का कक्षा तीसरी से लेकर के कक्षा 5वीं तक की ये जो 3 का कॉन्सेप्ट है, मतलब कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं ये 3 साल में पूरा करेगा। उसके अलावा फिर से ये जो 3 का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो आप लोगों का होगा कक्षा 6वीं से लेकर की 8वीं तक की, मतलब 6वीं, 7वीं और 8वीं तक की ये जो 3 का कॉन्सेप्ट है उसमें पूरा करेगा। उसके अलावा आप लोग का ये जो 4th का जो कॉन्सेप्ट है वो 9वीं से लेकर की 12वीं तक की, कब, तो 9वीं से लेकर की 12वीं तक की ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो होगा। तो इस प्रकार से जो शिक्षा प्रणाली का जो डिवाइड किया गया है जो ना अलग अलग में 5+3+3+4 का ना वो है। तो और अगर मैं आप लोगों को दोबारा सरल तरीके से बताऊं ना, तो सबसे पहला जो 5 का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का होगा आंगनवाड़ी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और बाल वाटिका, ये आप लोग का 3 साल हो जाएगा। उसके अलावा कक्षा पहली और दूसरी आप लोगों का ये 5 साल का हो जाएगा। उसके अलावा ये जो 3 का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का कक्षा तीसरी से लेकर की 5वीं तक के, तीसरी, चौथी, 5वीं ये 3 साल का आप लोग का ये हो जाएगा। उसके अलावा ये जो 3 का कॉन्सेप्ट और है वो 6वीं से लेकर की 8वीं तक की, मतलब 6वीं, 7वीं और 8वीं ये 3 साल का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा ये जो 4 का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का 9वीं से लेकर की 12वीं तक की जो शिक्षा दिया जाएगा वो 4 का कॉन्सेप्ट है, मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 साल ये किया जाएगा ना। तो इस प्रकार से 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है NEP 2020 के अनुसार, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। और ये जो प्रश्न क्रमांक 4 बोला है ना आप लोगों का, उसमें आप लोगों का जो मूलभूत जो चरण है, जो फाउंडेशन जो स्टेज है वो आप लोगों का आंगनवाड़ी, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, बाल वाटिका और द्विवर्षीय कक्षा 1 और 2 शामिल होता है। ये जो 5 है वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को भले ही टाइम लग रहा है इतना सारा डाटा को जानने में, समझने में, लेकिन आप लोग को इसे माइंड में बिठा करके रखना है। ये आप लोगों का ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और केवल एक प्रश्न करा करके मैं चला जाऊँ वैसा टाइप से मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि आप लोगों को जितना अच्छे से पढ़ाऊँगा, जितना आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। केवल आप लोगों का एक ही एग्ज़ाम नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में और भी जो एग्ज़ाम दोगे ना, तो उसके नॉलेज के लिए आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाती है? ऑप्शन ए 85% से अधिक, ऑप्शन बी 75% से अधिक, ऑप्शन सी 95% से अधिक या ऑप्शन डी 65% से अधिक। तो क्या इसका आंसर होगा? आप अपने मन से सोच करके बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। फिर आप लोगों को इसका आंसर मैं दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है 85% से अधिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब NEP 2020 के अनुसार बच्चे का जो मस्तिष्क की कितना प्रतिशत जो भाग है ना 6 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाती है बोला है। तो 85% जो बच्चे का मस्तिष्क का जो भाग है वो पूर्ण हो जाती है, मतलब उसका विकसित हो जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और इसको अगर मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ ना, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क का 85% से अधिक जो विकास है वो पहले 6 वर्ष की उम्र में हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे के लिए ना जो शुरुआती 6 वर्ष जो होता है ना वो अहम माना जाता है। और इसलिए जो सबसे पहला 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट दिया ना, उसमें 5 का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला जो फाउंडेशन कोर्स है, उसमें मैंने आप लोग को बताया था ना कि 3 साल उसको आंगनवाड़ी में जाना है, वो अलग अलग कक्षा में, फिर पहली और दूसरी में करके 5 साल जाना है। और इतना साल कक्षा को पूर्ण करते हुए ना उनका जो मस्तिष्क का विकास है काफ़ी बेहतर तरीके से 85% से अधिक जो रहेगा वो पूर्ण कर लेगा, ठीक है। ये जो NEP 2020 है वो कहता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग ना पढ़ते हुए चलेंगे। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं ध्यानपूर्वक। प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षाएं, ऑप्शन बी नई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना, ऑप्शन सी प्राथमिक कक्षा में एक देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा, या ऑप्शन डी प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? आप पहले बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसी का पूर्ण रूप क्या है बोला है। तो ईसीसी का जो पूर्ण रूप है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और जो शिक्षा है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर ये जो ईसीसी जो है वो क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो ईसीसी है उसको आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला इसके फुल फॉर्म के बारे में आप लोग याद रखिए। ईसीसी का जो फुल फॉर्म है वो है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या? तो ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका हिंदी जो रूपांतरण है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को सरल तरीके से बताऊँ ना तो यह जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक की जो बच्चा है ना उसका देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। मतलब जो गवर्नमेंट में जो शिक्षा विभाग है ना वो जन्म से लेकर की जो 8 वर्ष तक की है ना वह शिक्षा देगा और उसका जो देखभाल करेगा वो रहेगा। अब ये देखभाल कैसे करेगा? देखभाल करेगा कहने का मतलब ये है कि जब वो 3 साल की उम्र में बाल वाटिका में जाएगा, मतलब आंगनबाड़ी में जाएगा, फिर बाल वाटिका में जाएगा, फिर पहली दूसरी ऐसे में जाएगा, तो ये जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसके तहत उसको ना शिक्षा दिया जाएगा और उसका केयर किया जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष की उम्र में तो बच्चों का केयर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो ईसीसी का मतलब है यही होता है। ठीक है, और एनईपी में खासतौर से इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ईसीसी का जो मतलब होता है वो ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया है? ऑप्शन ए 1981 एनईपी, ऑप्शन बी 1986 एनईपी, ऑप्शन सी 1990 एनईपी या ऑप्शन डी 1991 एनईपी। तो मुझे आशा है कि आप लोग ना इसका आंसर बहुत ही आसानी पूर्वक दे दोगे क्योंकि बहुत बार मैं आप लोगों को इस विषय पर जिक्र कर चुका हूँ। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप बताइए, फिर इसका आंसर ना मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1986 एनईपी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया है? तो सबसे पहला आप लोगों को पता होगा कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ना वो 3 बार आया है। कितने बार आया? तो 3 बार आया है, वो आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला बार 1968 को आया। कब आया? तो 1968 को आया, ये बात आप लोगों को याद रखना है, 1968 वाली बात। ठीक है, और दूसरा बार जो एनईपी आया है ना मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया है दूसरा बार ना वो आप लोगों का 1986 में है, ये बात आप लोग को याद रखना है। कब आया था? दूसरा बार 1986 में आया, ये बात आप लोग को याद रखना है एनईपी। और लास्ट तीसरा बार जो है ना वो 34 वर्ष बाद ना वो आप लोगों का 2020 में है। कब आया था? 2020 में तीसरा जो एनईपी आया है वो आया है अभी हाल ही में। ठीक है, जो वर्तमान में जो आप लोग का जो आया ना वो 29 जुलाई 2020 को आया, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल सकते हो या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है ना वो 3 बार आ चुका है। टोटल जो एनईपी है 1968 में पहला बार आया है, दूसरा बार 1986 में आया और तीसरा बार अब 34 वर्ष बाद ना वो आप लोग का 2020 में एनईपी आया। ठीक है, और ये जो एनईपी है ना उसका मुख्य उद्देश्य जो है ना शिक्षा में सुधार लाने के लिए, मतलब समय के साथ हर चीज़ में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार से जो शिक्षा नीति है ना जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी परिवर्तन लाया गया है। ठीक है, जो तीसरा बार 34 वर्ष बाद आप लोग का एनईपी 2020 आया है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 7 में बोला गया है कि एनईपी 2020 जो था ना उसमें कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया है? तो दूसरा वाला की स्थान न लेगा भाई, 1986 है उसका ना स्थान लेगा जो तीसरा बार आएगा, दूसरे बार जो आया है उसके बाद ही ना तीसरा बार आएगा 2020 वाला। तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1986 एनईपी करेक्ट हो जाएगा, उसी का स्थान लिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 4 वर्ष की आयु से पहले, ऑप्शन बी 5 वर्ष की आयु से पहले, या ऑप्शन सी 6 वर्ष की आयु से पहले, या ऑप्शन डी 3 वर्ष की आयु से पहले। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। अब भी मैंने प्रश्न में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया था, तो ये प्रश्न आप लोगों से गलत नहीं होने चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, थोड़ा ध्यानपूर्वक सोचिए। और
तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष की आयु से पहले करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ना ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट मार दिए होंगे, क्योंकि जो मैंने बोला था ना बाल वाटिका करके, तो बाल वाटिका 3 वर्ष की उम्र से स्टार्ट होता है ये बोल के बोला था, तो आप लोगों ने इसे करेक्ट मार दिया होगा। लेकिन अगर आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न क्रमांक 8 को पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें फर्स्ट जो आप लोग का जो है ना फाउंडेशन कोर्स, तो फाउंडेशन कोर्स की जो एज है वो क्या होनी चाहिए ये बोला गया है। ध्यानपूर्वक अगर आप लोग पढ़ोगे तो इसका जो अर्थ होता है ये यही होता है। और फाउंडेशन जो कोर्स है ना वो 5 वर्ष की आयु से पहले उसको कंप्लीट कराना, मतलब उसको एडमिशन दिलाना, ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा सरल तरीके से और आप लोग को बताऊं ना, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5 साल से पहले बच्चों को प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में भेजा जाएगा। बाल वाटिका कक्षा 1 से पहले ही होता है, और इसका जो प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल शिक्षा मैंने बताया था ना, तो वो हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। तो इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? मतलब ये जो आप लोग का जो कॉन्सेप्ट दिया ना 1 2 3 करके, उसको आप लोग को बताना कि कौन से इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो पहला को देखिए आरंभिक स्तर, दूसरा माध्यमिक स्तर, तीसरा बुनियादी स्तर। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी केवल 2। तो क्या इसका आंसर होगा? दोबारा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आप लोगों को समझ सकता हूँ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 और 3 कैसे होगा वो सबसे पहला आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहला अगर देखिएगा ना तो प्रश्न क्रमांक 9 में क्या पूछा है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा मतलब पहली से लेकर के 5वीं के लिए निम्न स्तर क्या होगा पूछा है। और मैंने आप लोगों को एक जो पैटर्न क्या बताया था 2020 जो एनईपी था उसके बारे में, तो 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया था। पहला जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या बताया था, जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें क्या बताया था कि उसमें जो बच्चा 3 वर्ष की उम्र में एडमिशन ले लेगा, सबसे पहला आंगनबाड़ी, फिर बालवाड़ी, फिर कक्षा पहली और दूसरी, ये फर्स्ट वाला पैटर्न हो गया। उसके अलावा सेकंड पैटर्न ने क्या बताया था, कक्षा तीसरी से लेकर की 5वीं तक की, मतलब तीसरी चौथी पाँचवीं दूसरा पैटर्न। तो पहला इसमें बुनियादी स्तर और दूसरा जो होगा वो आरंभिक स्तर कहलाएगा ना। इस प्रकार से पहला जो होगा वो केवल बुनियादी स्तर होगा, मतलब फाउंडेशन स्टेज कहलाता है, और दूसरा जो होता है वो हो जाएगा आरंभिक स्तर। तो इस प्रकार से दोनों जो पैटर्न है वो आएगा ना। इस प्रकार से देखो पहला जो आरंभिक स्तर है वो आप लोग का ये हो जाएगा तीसरा वाला। उसके अलावा तीसरा देखो बुनियादी स्तर, तो ये बुनियादी स्तर आप लोग का फाउंडेशन स्टेज जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा ही करेक्ट होगा ना। पहली से 5वीं तक की अगर कक्षा में बालक है तो वो कौन से स्तर में आएगा, दोनों ही स्तर में आएगा ना। मैंने आप लोग को बताया था ना सरल तरीके से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। भले ही आप लोगों को अभी टाइम लग रहा है तो अभी टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे ध्यानपूर्वक। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार एनईपी 2020 में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए समान और समावेशी विकास, ऑप्शन बी सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी नई पाठचर्या और शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइए। आपके लिए ये जो प्रश्न है वो सरल हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो क्या पूछा है प्रश्न क्रमांक 10 में, एनईपी 2020 में शामिल किया गया है। तो एनईपी 2020 में क्या शामिल किया गया है, समान और समावेशी विकास जो है वो शामिल किया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा को देखो, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच और सुनिश्चित करना, ये भी करेक्ट हो जाएगा। मतलब हर 1 किलोमीटर के अंदर जो प्राथमिक जो स्कूल है वो खोला जाएगा, मतलब बच्चों की जो पहुँच है उसको सुनिश्चित करना, ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा सी को देखो, नई पाठचर्या और शैक्षणिक संरचना, मतलब 5+3+3+ का जो कॉन्सेप्ट है वो एनईपी 2020 में दिया गया है ना, ये
बात आप लोग को भी पता होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सरस्वती योजना में निम्न में से क्या निःशुल्क प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए पुस्तकें, ऑप्शन बी साइकिल, ऑप्शन सी गणवेश या ऑप्शन डी बीमा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और आप लोगों के लिए तो बहुत सरल है, तो बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी साइकिल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो सरस्वती योजना नाम से जो बांटा जाता है ना, मतलब निःशुल्क प्रदान किया जाता है, वो साइकिल दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि कक्षा 9वीं में जितने भी गर्ल जो होती हैं उन सभी को कक्षा 9वीं में साइकिल निःशुल्क साइकिल प्रदान किया जाता है। और वो जो साइकिल प्रदान किया जाता है वो सरस्वती योजना नाम से योजना निकाला गया उसमें प्रदान किया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साइकिल करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती योजना के नाम से दिया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई? ऑप्शन ए 35 वर्षों बाद, ऑप्शन बी 40 वर्षों बाद या ऑप्शन सी 34 वर्षों बाद या ऑप्शन डी 50 वर्षों बाद। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। जब मैंने आप लोग को ना एनईपी बताया था ना, उस समय बताया था कितने वर्षों बाद जो एनईपी है वो आया था। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 34 वर्षों बाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भारत में नई शिक्षा नीति जो 2020 की घोषणा की गई ना, वो 34 वर्षों बाद की गई। ये बात आप लोगों को याद रखना है। इससे पहले जो दूसरा एनईपी जो आया था ना वो 1986 में आया था। कब आया था? तो 1986 में आया था। और अब जो तीसरा जो एनईपी आया है वो आप लोग का 2020 में आया है। कब? तो 2020 में आया है। तो 34 वर्षों बाद ये जो है ना वो आप लोगों का जो एनईपी जो 2020 है वो आया है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 34 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5वीं के निम्न में से क्या स्तर होगा? ये तो हम लोगों ने पिछला जो प्रश्न किया था सेम उसी का रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या आंसर लिया था? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर लिया था। मतलब आरंभिक स्तर और जो बुनियादी स्तर ये दोनों जो है वो कक्षा 1 से 5वीं के अंतर्गत आता है। मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, ये भी ना जो मेरा ऑपरेटर है क्या क्या करता रहता है, मतलब ये है कि देखो ना सेम टू सेम प्रश्न जो है वो रिपीट कर दिया। आप लोग को बता दूं ऑपरेटर मैं खुद हूं। ठीक है, कोई नहीं है, मैं खुद इसको मैनेज करता हूं। यूं ही आप लोग को बोला था। ठीक है, तो आप लोग को इसका आंसर आसानी से पता चल जाएगा, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? ऑप्शन ए 10+2+2, ऑप्शन बी 5+3+4+3, ऑप्शन सी 5+3+3+4 या ऑप्शन डी 4+5+1+2। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। कई बार मैंने इसका जिक्र किया, तो ये तो गलत कभी भी नहीं होना चाहिए आप लोगों से। ठीक है, ऐसे प्रश्न। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 5+3+3+4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो एनईपी 2020 है ना, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है ना, उसका जो पैटर्न है वो 5+3+3+4 है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जो 10+2 है ना उसके स्थान पर 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने देखा होगा कि अभी तक की जितने भी मैंने आप लोग को प्रश्न लाया वो एनईपी 2020 मतलब नई शिक्षा नीति 2020 से ही लेकर के आया हूँ। क्यों? क्योंकि आज का क्लास ही वही है। तो जितने भी प्रकार से इसमें प्रश्न जो बन सकते हैं ना वो सारे प्रश्न को आप लोगों को लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोग का जितने भी प्रकार से प्रश्न वो सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाली भारत का पहला राज्य है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो क्या इसका आंसर होगा पहले बताइए। आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया टाइप से क्वेश्चन है, एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, समझ जाओगे आराम से। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बोला है।
तो नई शिक्षा नीति को जो लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ना वो कर्नाटक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। अनेकों लोगों ने केरल ले लिया होगा, मुझे पता है क्यों लिया होगा, क्योंकि साक्षरता दर में सबसे पहला भारत में केरल है, तो नई शिक्षा नीति को ले लिया होगा, ये सोचा होगा, ठीक है। तो ये नहीं, ये बात आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला जो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए शिक्षा एवं मानव मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा एवं विकास मंत्रालय या ऑप्शन डी शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्रालय। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ा रहा था उसी वक्त बताया था कि मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय है उसका नाम को बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, ये मैंने आप लोग को बताया था एनईपी का जो आप लोग को थ्योरी पढ़ा रहा था उसी समय, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय करेक्ट हो जाएगा। और इसे आप लोगों को याद रखना है, इस प्रकार के प्रश्न जो है ना आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 45% या ऑप्शन डी 35%। तो क्या इसका आंसर होगा, एटलीस्ट गेस करके बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 50% करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो नामांकन का जो अनुपात है वो 50% बढ़ाया जाएगा। और आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि ये जो उच्च शिक्षा बोला है, मतलब जो उच्च शिक्षा है ना, उच्चतर जो शिक्षा है उसमें 50% नामांकन बढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब बच्चों की जो प्रवेश है ना उसमें 50% नामांकन बढ़ाया जाएगा, उसको शिक्षा प्रदान किया जाएगा, ये जो लक्ष्य है वो रखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर भी 50% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं आप लोगों का क्लास लेकर आऊँ सबसे पहला आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इतना तो कर सकते हो क्योंकि आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट भी करते रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। उसके लिए 1 रुपये भी आप लोगों से चार्जेस नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों का जो क्लास है वो लेकर के आ रहे हैं। इतना तो उम्मीद हम भी कर सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और जो लाइक का बटन है उसे दबा दो, केवल इतना ही फीस है आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हुए चलते हैं, ठीक है। और आप लोग का जो बचा हुआ जो सामान्य ज्ञान में जो विषय कुछ टॉपिक है ना उसको हम लोग ना बहुत जल्द लेकर के आऊँगा, ठीक है। और आप लोग का खेल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है ना उस सारे प्रश्नों को लेकर के आऊँगा और टॉपिक वाइज आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।